मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं का जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 11वीं की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1 उसका जो गद्य भाग है, यानी कि जो पुस्तक है 2 भागों में विभाजित है। एक है पद्य भाग है और एक है गद्य भाग। तो जो गद्य भाग है उसका पाठ 2 है मियां नसरुद्दीन, उसको मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो ये पाठ है मियां नसरुद्दीन, इसकी जो लेखिका है वो कौन है, वो है कृष्णा सोबती। ये जो यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है ये कृष्णा सोबती जी हैं। तो इनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाखा सम्मान, साहित्य अकादमी को सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कृष्णा सोबती जी ने अनेक विधाओं में लिखा है। जैसे कि इन्होंने कहानियाँ भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और इन्होंने जो है संस्मरण भी लिखे हैं। तो इनकी कई विधाओं में इन्होंने कई विधाओं में लिखा है। इनके कई उपन्यास है, लंबी कहानियां हैं, संस्मरण है, तो इन सभी में इन्होंने लिखा है। तो इनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। उपन्यास इनके कौन कौन से हैं, तो जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की और समय सरगम, ये इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। कहानियों में डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों से घिरे, सूरजमुखी अंधेरे की, ये इनके द्वारा लिखे हुए कहानी संग्रह हैं। शब्द चित्र, संस्मरण में हम हसमत और शब्दों के आलोक में, तो ये इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। ये साहित्य परिचय, इनके साहित्य परिचय के बारे में अगर हम जानें तो हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की एक विशिष्ट पहचान है, मतलब एक विशिष्ट महत्व ये रखते हैं। वे मानते हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। अगर उनका कहना है कि चाहे कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। यही कारण है कि इनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। इन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचना लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। यानी कि अगर किस भारत पाकिस्तान के विषय में अगर लिखा है तो सबसे पहले नाम कृष्णा सोबती का ही आता है। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठे सच, राही, मासूम रजा के आधे गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जो जिंदगी नामा है ये एक विशिष्ट स्थान रखता है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत कृति का एक विशिष्ट स्थान है। इसमें इन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हसमत नामक चरित्र का सर्जन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनकी भाषिक प्रयोग में विविधता है, यानी कि इन्होंने इसमें कहा जाए तो भाषा के विषय में अगर इन्होंने अलग अलग प्रयोग करके अपनी रचनाओं को लिखा है। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बाकापन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ इनकी रचनाओं में मौजूद है। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृत के शब्द हुए, उर्दू के शब्द हुए या पंजाबी के शब्द हुए, इन सभी शब्दों का एक साथ प्रयोग इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। अब हम पाठ के सारांश को भी जान लेते हैं
कि मियाँ नसरुद्दीन एक ऐसा चरित्र है जिसके विषय में इन्होंने अपने इस पाठ के अंतर्गत लिखा है। मियाँ नसरुद्दीन जो ये शब्द चित्र है, यानी कि शब्द चित्र क्या है कि किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है उसका वर्णन जब शब्दों के माध्यम से किया जाता है तो शब्द चरित्र कहलाता है। ये जो शब्द चरित्र है ये इनके द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। कौन सा? हम हसमत, उसके अंतर्गत इसको संग्रहित किया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और उसका जो स्वभाव है उन सब का शब्द चित्र खींचा गया है। किसके अंतर्गत? मियाँ नसरुद्दीन पाठ के अंतर्गत। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। यानी कि इस पाठ के अंतर्गत उनकी जो मसीहाई अंदाज में किस तरीके से वे रोटी पकाने की उन्होंने कला सीखी है और किस तरीके से उन्होंने इस महारत को हासिल किया, वो सभी इसके अंतर्गत बताया गया है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। कि इन्होंने क्या कहते हैं कि जो इनका पेशा है, इनका पेशा क्या है? रोटियां बनाना। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या दे दिया? इन्होंने इसको कला का नाम दिया है कि मेरे पास जो है रोटी बनाने की ये कला है। और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी है वो करके ही सीखा, अपने हाथों से सारा कार्य करते हुए इन्होंने ये सब सीखा है। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गडैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, यानी कि इसकी दुकान पर 56 प्रकार की रोटियां बनती है। मियाँ चपराई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे का अनुभव आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगरों के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर इन्होंने अखबारों पर व्यंग्य किया। यानी कि जिस प्रकार से जो पत्रकार होते हैं वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, तो जब लेखिका ने प्रश्न पूछा तो इन्होंने अखबारों पर व्यंग्य कर दिया। ठीक है, तो वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को क्या समझते हैं? ये अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका के प्रश्न पूछने की आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। जब लेखिका ने पूछा कि ये आप 56 प्रकार की जो रोटियां, इतनी तरीके की रोटियां जो बनाते हो, ये गुण आपने कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने बेपरवाही से, मतलब बिना किसी की परवाह किए बिना ये जवाब दिया कि ये तो इनका क्या है? खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बकरत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कलन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि इन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है, कि ये जो पुरखों से ये जो काम है चला जा आ रहा था। इनके दादा भी क्या थे? नानबाई थे, इनके पिता भी थे, और उन दोनों से ही इन्होंने क्या किया है? काम सीखा। अपने पिता से इन्होंने काम सीखा। ये तो हमारा क्या है? खानदानी पेशा है। नसरुद्दीन ने बताया कि हमने सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले आलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरीक़ा से हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्ठी इनाना, फिर भट्ठी को आँच देना आदि करके यह हुनर पाया है। इन्होंने कहा कि ये जो काम है इन्होंने बहुत ही मेहनत से सीखा है। कि जैसे जब बच्चा पढ़ना लिखना सीखता है तो वो अ से स्टार्ट करता है, अ अक्षर से क्या करेगा? लिखना शुरू करेगा और फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से पहले तो छोटी क्लास में जाता है, फिर बड़ी से, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो ऊंची कक्षा तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार मैंने भी ये काम जो है छोटे छोटे कार्यों से शुरू करते हुए सीखा है। तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठे थे, यानी कि उनको अपने खानदान पर क्या हो रहा था? गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह ने बादशाह को वो खूब पसंद भी आई। उन्होंने क्या किया? अपने बुजुर्गों से, यानी कि अपने बड़े बूढ़ों की उन्होंने बहुत ही तारीफ करी। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, यानी कि कुएं के अंदर भी वो क्या करेगा? रोटी बना सकता है।
लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। जब लेखिका ने पूछा कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है, यानी कि उसको जो है, लेखिका को उसकी बात पर क्या हो रहा था, शक हो रहा था। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये वैसे ही अपनी खानदान की क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुएं में रोटियां पक सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, लेखिका ने प्रश्न चिन्ह लगाया, तो जिससे वो क्या हो गए, उनको गुस्सा आया और वो भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके जो बुजुर्ग थे किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। जब उन्होंने बताया कि वो बादशाह सलामत ने उनको बोला था कि ऐसी चीज़ बनाओ से बने और ना ही पानी से बने, तो उनके बुजुर्ग ने वो चीज़ बनाई थी जो फिर बादशाह को पसंद भी आई। तो फिर लेखिका ने जब उनकी बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया, लेखिका को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो लेखिका ने फिर पूछना चाहा कि आपके जो बुजुर्ग थे वो किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। तब उनका क्या हो गया, स्वर बदल गया। बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, कि तुम उस बादशाह का नाम जानकर क्या करोगी? क्या तुम उस बादशाह के नाम कोई पत्र लिखना है, कोई चिट्ठी भेजनी है? लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्ठी सुलगाने का आदेश दे दिया कि किसी न किसी लेखिका से वो अपना पिंड छुटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बब्बन मियाँ को भट्ठी सुलगाने के लिए बोल दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट क्या करा, नाम गिनवा दिया कि उनके पास कौन कौन से, ये क्या है, गिनवा दिया कि उनके पास कौन कौन सी रोटियां, किस प्रकार की रोटियां वो बनाते हैं, उन सब के उन्होंने नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, यानी कि जो तुनकी है, फिर तुनक कर बोले, जो तुनकी होती है, यानी तुनकी क्या है, एक रोटी है, पापड़ के से भी ज़्यादा पतली होती है, तो उसका नाम क्या है, तुनकी। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब तो समय बदल गया है, अब खाने पीने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है, और न अब कदर करने वालों की। कि जिस प्रकार, अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं 56 प्रकार की रोटियां बनाता हूँ, जो तुनकी है वो क्या है, पापड़ से भी पतली एक रोटी है। और फिर वो याद करने लगा कि अब तो समय बदल गया है। पहले लोग क्या थे, पहले लोग तरह तरह के खाने के शौकीन थे और उन खानों की क्या करते थे, कदर भी करते थे। अब तो भारी और मोटी तंदूर रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है, यानी कि सब लोग इतनी जल्दबाजी में हैं कि तंदूर में बनी हुई रोटी जो भारी और मोटी होती है उनको खाने का अब तो उनको ही वो शौक से खाते हैं। वो पहले की तरह जो ये रोटियां थी जो ये बना रहा था, उन सबको सब लोग क्या करते थे, चाव से खाते थे, लेकिन अब उसकी कदर नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, और तंदूर में जो मोटी और भारी रोटियां पकती हैं सब लोग उसको ही बड़े शौक से खाते हैं। इस प्रकार से हमने जो लेखिका के और मियाँ नसरुद्दीन के बीच में जो वार्ता हुई, हमने उसको जाना। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, अब ये क्या है, अनुच्छेद दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न भी है। इस तरीके के प्रश्न जो है परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इनको अब पढ़ लेते हैं। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके के नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह है कि हम एक दोपहरिया जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड्ढैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठरे। सोचा सिवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मसरूफ़ है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके से क्या अभिप्राय है।
अब इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि इसका अभिप्राय है कि दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला में हजारों प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा से हलचल बनाए रखते हैं। यानी कि जो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत लोग राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और कलाओं के क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा से क्या है, लोगों के बीच में प्रसिद्धि बनाए हुए हैं, लोगों के बीच में चर्चा का पात्र बने हुए हैं। नानबाई किसे कहते हैं? नानबाई किसे कहते हैं या किस नानबाई का जिक्र हुआ है? नानबाई किसको कहते हैं कि नानबाई उस व्यक्ति को कहते हैं जो कई तरह की रोटियां बनाने और बेचने का काम करता है। जो कई प्रकार की रोटियों को बनाएगा और उनको बेचेगा, ये कार्य जो करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको नानबाई कहा जाता है। और यहाँ मियाँ नसरुद्दीन नामक खानदानी नानबाई का जिक्र हुआ है। मियाँ नसरुद्दीन की दुकान कहाँ पर थी? तो मियाँ नसरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटैया महल के गढ़ैया मोहल्ले में थी। मियाँ नसरुद्दीन ने 5000 अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह है तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ अखबार नसीब तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हो। 5000 अंदाज से क्या अभिप्राय है? इसमें अभी 5000 ये जो शब्द आया है यहाँ पर, तो इसका अर्थ पूछा है कि इसका जो अर्थ है वो क्या होता है। 5000 अंदाज, इसका क्या है अर्थ? कि बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज। 5000 किसको कहा गया है? बड़े सेनापतियों को। मुगलों के समय में 5000 सिपाहियों के अधिकारी को क्या कहा जाता था? 5000 कहते थे। यह ऊंचा पद होता था। नसरुद्दीन में भी उस पद की तरह गर्व और क्या थी? अकड़ थी। मियाँ ने लेखिका को घूर कर क्यों देखा? कि मियाँ नसरुद्दीन को शक था कि कहीं लेखिका कौन है, अखबार वाली तो नहीं है। वे उन्हें खुराफाती मानते हैं जो खोज करते रहते, इस कारण उन्होंने लेखिका को घूर कर देखा। अखबार वालों के बारे में उनकी क्या राय थी? कि अखबार वालों के बारे में मियाँ की राय पूर्वाग्रस्त से ग्रस्त, यानी कि जो पहले से एक कोई किसी ने अफवाह फैला दी और उस अफवाह को जब हम मानते चले जाते हैं, उस पर अच्छे से यकीन कर लेते हैं और उसी को ही सत्य मान लेते हैं, तो वो पूर्वाग्रह मानी जाती है। तो वे अखबार बनाने वालों के साथ साथ अखबार पढ़ने वालों को निठल्ला मानते हैं। इससे लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। अब तीसरा अनुच्छेद क्या है? मियाँ नसरुद्दीन के आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। फिर तर्रे कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उसने अपनाया और वालिद महरूम के उठ जाने पर बैठे उन्हीं के ठिए पर। तो ये जो है अनुच्छेद, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि मियाँ ने लेखिका को आंखें तर्रे कर क्यों उत्तर दिया। तो इसका उत्तर क्या है कि मियाँ से जब लेखिका ने पूछा कि आपने नानबाई का काम किससे सीखा, तो उन्हें क्या हो गया? क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उन्हें यह प्रश्न ही क्या लगा? गलत लगा। वे अपनी आंखें तर्रे कर अपनी प्रतिक्रिया क्या कर रहे थे? जता रहे थे। ये क्या है? जता रहे थे। मियाँ ने किन किन खानदानी व्यवसायों का उदाहरण दिया और क्यों? मियाँ ने नगीना साज, आईना साज, मीना साज, रफूगर, रंगेज व तेली तंबोली व्यवसायों का उदाहरण दिया। उन्होंने लेखिका को समझाया कि इन लोगों के पास नानबाई का ज्ञान नहीं है, खानदानी पेशे को अपने बुजुर्गों से ही सीखा जाता है।
मियाँ ने नानबाई का काम क्यों किया? कि मियाँ ने नानबाई का काम इसलिए किया क्योंकि यह उनका क्या था, खानदानी पेशा था। उनके पिता व दादा मशहूर नानबाई थे। मियाँ ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि दानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब बिगड़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरी है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है? आप भी बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आज से, समझे। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं कि मियाँ नसरुद्दीन ने किस चीज़ के लिए कहा कि यह हम न बतावेंगे। मियाँ नसरुद्दीन ने अपने पुरखों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने बादशाह को ऐसी चीज़ खिलाई जो न आग से और न ही पानी से पकी थी। लेखिका ने जब चीज़ का नाम पूछा तो उन्होंने बेरुखाई से नाम बताने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मियाँ किस सोच में खो गई? मियाँ से जब अद्भुत चीज़ के बारे में पूछा गया तो वो क्या हो गए, सोच में पड़ गए। वास्तव में मियाँ को ऐसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने अपने बुजुर्गों की प्रशंसा के लिए यह बात कह दी थी। मियाँ किस बात का दावा करते हैं? मियाँ इस बात का दावा करते हैं कि खानदानी नानबाई कुछ भी पका सकता है। रोटी आँच से पकती है, झूठ से नहीं। अब अगला जो अनुच्छेद है उसको भी हम देख लेते हैं। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसी हैं तो काफ़ी, पर जरा जरा नाम ये क्या है, जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता। जहाँपना बादशाह सलामत ही ना। मियाँ किस बात से भड़क उठे? अब इस प्रश्न का क्या उत्तर है, चलिए उसको हम जान लेते हैं। मियाँ ने बताया कि उनके पूर्वज बादशाह के नानबाई थे, तो लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा। इस बात पर वो क्या हो गए, भड़क उठे। मियाँ की लेखिका की किस बात से खींच गए? लेखिका उनसे यह जानना चाहती थी कि उनके पूर्वज दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। मियाँ को इसका जवाब नहीं पता था। लेखिका बार बार यह प्रश्न क्या कर रही थी, पूछे जा रही थी, जिससे वो क्या हो गए, खींच गए। लेखिका ने बादशाह का नाम क्यों पूछा? लेखिका बादशाह का नाम इसलिए जानना चाहती थी ताकि उनके समय से मियाँ के व्यवसाय के काल का पता चल सके कि यानी कि वो कितने सालों से काम करते आ रही हैं, और मियाँ की कथन की पुष्टि भी हो जाए। अब क्या है, अब हमारा छठा अनुच्छेद है, उसको देख लेते हैं। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुन की पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। अब क्या है, अब इस अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है तुनकी। जैसे यहाँ पर ये वर्ड आया है कि तुनकी क्या है और इसकी क्या विशेषता है। तुनकी क्या है, एक विशेष प्रकार की रोटी है। जो नानबाई थे वो कितनी 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे, तो तुनकी जो है इसमें से एक प्रकार की रोटी है जो, और ये क्या होती है, पापड़ से भी बिल्कुल पतली होती है। मियाँ के आगे क्या कौंध गया? मियाँ को अपने पुराने ज़माने के दिन याद आने लगे जब लोग उनकी दुकान से क्या करते थे, रोज उनकी दुकान से तरह तरह की रोटियां लेने को आते थे।
उतर गए हुए जमाने से क्या अभिप्राय। इसका अर्थ है कि पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, कलाकारों की कदर करते थे। वे पकाने वालों की मेहनत, उनकी कलाकारी योग्यता आदि का क्या करते थे, मान रखते थे। आज ज़माना बदल गया है, अब किसी के पास क्या है, समय बिल्कुल भी नहीं है। सब जल्दबाजी में लगे रहते हैं। हर व्यक्ति केवल पेट भरने का काम करता है, उसे स्वाद की कोई परवाह नहीं। उसको यही नहीं पता रोटी कैसी है कैसी नहीं, खाने में स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा, बस सब अपने पेट भरने के लिए लगे रहते हैं और उनको क्या है, किसी की कोई कदर ही नहीं है। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है हम उनको भी देख लेते हैं। मियां नसरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, यानी कि प्रसिद्ध है। यह उनका खानदानी पेशा है। खानदानी पेशा जब कोई कार्य हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते हैं तो खानदानी पेशा माना जाता है। यह कला उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। उनकी रोटियां तो उनकी पापड़ से भी ज़्यादा क्या होती है, महीन होती है। महीन का अर्थ होता है पतली, और इसलिए उनको नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सके कि जो मियां नसरुद्दीन है किस प्रकार से रोटियों को बनाता है और किस तरीके से कैसी कैसी रोटियां बनाता है, और ये बात वो लोगों को भी बता सके। मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह इनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए वो क्या थी, मियां के पास गई थी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी थी। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। लेखिका ने जब मियां नसरुद्दीन से उनके खानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके जो बुजुर्ग थे, यानी कि उनके जो बड़े बूढ़े थे, वो बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों से खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे थे। सच्चाई यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और न ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य बादशाह के यहाँ काम करता था, बादशाह से कोई संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार की बड़ाई के लिए ही कह दिया था। बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी दिखाने लगे। अब अगला प्रश्न है कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किस दबे हुए अधड़ के आसार देखकर यह मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर क्या है, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा। क्यों पूछा? ताकि बादशाह के नाम से वो ये जान सके कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वो क्या हो गए, चिढ़ गए, बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन से बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी। क्योंकि उसको किसी बादशाह का, जब वो पूछ रही थी कि कौन से बादशाह के यहाँ काम करते हैं, तो बादशाह को, उसको मियां नसरुद्दीन को बादशाह का नाम नहीं पता था। वो बार बार पूछ रही थी, जिससे वो क्या हो गया था, चिढ़ गए थे। जब लेखिका ने बहादुर शाह जफर का नाम लिया तो उसने खींच कर क्या कहा कि ठीक है, तुम इसी बादशाह का नाम समझ लो, किसी बादशाह के यहाँ काम करते थे, तुम्हें कौन सा उस बादशाह के घर पे कोई चिट्ठी लिखनी है। तो इस तरीके से उसने बोला। वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, यानी कि गुस्सा हो गए थे, परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्ठी सुलगाने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देखकर वो क्या हो गई, चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। यानी कि उसने क्या कहा, ये कि ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपकी शागिर्दी करते हैं। तो मियाँ ने, क्योंकि उसको गुस्सा पहले से आ रहा था, इसलिए उसने गुस्से में कहा कि शागिर्दी क्यों करते हैं, मैं इनको 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इनको क्या है, गिन गिन कर इनकी जितनी भी मजदूरी बनती है, जितने भी इनके पैसे बनते हैं, वो सब मैं दे देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों का नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झड़काते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। उसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर क्या देखा, तनाव देखा।
पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है, यानी कि किस प्रकार से उसने शब्दों के माध्यम से मियां नसरुद्दीन का चरित्र कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, वो किस तरीके से बताया है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं कि पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार से खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का क्या कर रहे थे, मजा ले रहे थे, यानी कि वो बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मेंजे हुए कारीगर के तेवर। इस प्रकार से उनका कैसा चरित्र था, मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि वो भी क्या हो गए थे, बुजुर्ग होते हुए जा रहे थे। मौसम का यानी कि जिस तरीके से समय बीतता जा रहा था वो उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर पता लग रहा था। आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मेंजे हुए कारीगर के तेवर, यानी कि जिस प्रकार से जब इंसान को अपना काम जो अच्छे से आता है तो अपने कारीगरों पर क्या है, सही काम ना करने पर क्या है, तेवर दिखाता है, तो उसी प्रकार से कारीगर के तेवर भी उसमें दिखाई दे रहे थे। अब आगे पाठ के आसपास की जो प्रश्न, यानी कि इस पाठ में और भी अन्य प्रश्न दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं कि मियां नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। तो ये हमें बताना है कि मियां नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें जो है हमें अच्छी लगी, कौन कौन सी वे काम को अधिक महत्व देते हैं। बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान किस पर था, अपने काम पर था, यानी कि वो काम को विशेष महत्व देते हैं, अपन काम करने में किसी भी प्रकार की वो लापरवाही नहीं बरतते हैं। जब उनसे लेखिका बातचीत कर रही थी तब भी उसका ध्यान कहाँ पर था, अपने काम पर ही था। वे हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ दे रहे थे। वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते हैं, उन्हें काम भी सिखाते हैं और साथ में क्या है, वेतन भी देते हैं। वे 56 तरह की रोटियां बनाने के माहिर थे। उनकी बातचीत की शैली कैसी थी, आकर्षक थी। तो ये विशेषताएं जो है हमें उनकी अच्छी लगी। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है, जैसे यहाँ पर भी तालीम शब्द आया है, यहाँ पर भी तालीम शब्द आया है। तो आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह, यानी कि जो दूसरी बार जो तालीम शब्द आया है इसकी जगह कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं? तो वो बताइए दूसरा शब्द, यानी कि जैसे तालीम का यहाँ पर जो शब्द का अर्थ दिया गया है उसी अर्थ में कोई अन्य रखना। जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन को हम क्या करते हैं, धरती भी कह देते हैं, और ज़मीन को हम भूमि भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग है लेकिन अर्थ तो वही है। तो वही कहा है, इस दूसरी बार जो तालीम शब्द आया है इसका क्या अर्थ है और इसकी जगह कोई दूसरा शब्द रख सकते हैं, तो वो बताना है। तो अब देखिए कि यहाँ तालीम शब्द 2 बार प्रयोग हुआ। पहले तालीम का क्या अर्थ है, पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा या प्रशिक्षण, यानी कि कोई चीज़ को सीखना। और दूसरे तालीम का अर्थ है पालन करना या आचरण करना। तो इसमें क्या है, तालीम 2 प्रकार का है। ये पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा करना, प्रशिक्षण, यानी कि कोई चीज़ की हम जब शिक्षा लेते हैं, कोई कार्य जब हम सीखते हैं तो वो क्या है, तालीम है। और क्या है, किसी आज्ञा को पालन करना है, अपने आचरण करना, उस तरीके से आचरण करना, तो वो भी क्या है, तालीम है। इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई गई है उसका पालन उसी तरह कैसे करना बहुत ही ज़रूरी है, उसी तरीके से व्यवहार करना ज़रूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह हम पालन शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब है मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्हें अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारस्परिक जो व्यवसाय है उसको नहीं अपना रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि मियां नसरुद्दीन ने अपने पिया बरकत शाही तथा दादा मियां कल्लन खानदानी नानबाई थे। क्या थे? मियां नसरुद्दीन के पिता कौन थे? मियां नसरुद्दीन के पिता थे मियां बरकत शाही, और दादा कौन थे? मियां कलन खानदानी। ये दोनों क्या थे? खानदानी नानबाई थे। मियां ने भी इसी व्यवसाय को अपनाया। आजकल लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, तो इसके क्या कारण है? तो उन कारणों को हम देख लेते हैं।
कि व्यवसाय से निर्वाह न होना, क्योंकि पुराने व्यवसायों से आय बहुत कम ही होती थी। यानी कि जो व्यवसाय पुराने से उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे हैं, आजकल लोग उस व्यवसाय को नहीं अपनाते। तो इसका पहला कारण क्या है कि आय कम होना, यानी कि उससे क्या है आमदनी यानी कि पैसे कम मिलने, जिसके कारण क्या होता है लोग उस व्यवसाय को नहीं अपनाते हैं। और नई तरीके के व्यवसायों का प्रारंभ होना, अलग अलग तरीके के व्यवसाय शुरू हो गए हैं, तो इसलिए नई तकनीक व रुचियों में क्या हो गया है बदलाव आ गया है, और उसके कारण नए नए जो व्यवसाय हैं वो क्या हो गए शुरू हो गए हैं, जिससे आमदनी भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण भी लोग अपने व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। और तीसरा कारण क्या है, शिक्षा के प्रसार के कारण सेवा कार्य में क्या हो गई है बढ़ोतरी हो गई है। अब यह क्षेत्र उद्योग व कृषि क्षेत्र से भी बड़ा हो गया है। पहले यह क्षेत्र आज की तरह व्यापक नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब जैसे जैसे उन्नति होती जा रही है, वैसे वैसे जो है क्षेत्रों में भी वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण लोग अपने जिसके कारण लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं अपना रहे हैं। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाला और अखबार पढ़ने वाला ये दोनों ही क्या निठल्ले हैं, इनको कोई कार्य नहीं है। उनका यह दृष्टिकोण कैसा है, गलत है। वे उन्हें क्या कहते हैं कि वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं, कि खोजियों की खुराफात है, कुछ ना कुछ छानबीन करते हैं और बस लिख डालते हैं बिना सोचे समझे, तो ये क्या है, ये उनकी खुराफात है। यह कथन ठीक है। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, यानी कि उनकी खोजबीन जारी रहती है, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं और उनको क्या है प्रकाश में लाते हैं, यानी कि सब लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोगों का क्या हो जाता है शोषण खत्म होता है। नई खोजों से क्या होता है ज्ञान का प्रसार होता है, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तुल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। यानी कि किसी प्रकार की अफवाह फैलाना है ना, या भ्रम जो फैलाना, कोई जिस बात का कोई तुक नहीं है उसको फैलाना, तो ये सभी चीज़ें क्या सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। अब है भाषा की बात। अब भाषा से संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं कि 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे पचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। अब इसके लिए हमें क्या है, एक वाक्य बनाना है कि हमारे पड़ोस में एक धार्मिक प्रवृत्ति के क्या लेते हैं व्यक्ति रहते हैं, वे लोगों के हर कष्ट में साथ होते हैं, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मैंने एक दिन उनकी समाज सेवा की प्रशंसा की तो उन्होंने पंचहजारी अंदाज में अपना क्या कर दिया, सिर हिला दिया, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। अब इस का क्या एक वाक्य बनाना है कि इस पर वे अपने कार्यों की बड़ाई करने लगे। तभी मैंने उनके कुछ कारनामे बताए जिससे वे समाज सेवा के नाम पर अपनी सेवा करते हैं। इस पर वे बौखला गए और अपनी आंखों के कंचे क्या कर दिए, हम पर फेर दिए। आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। अब क्या है, वे सज्जन चाहे अपना फ़ायदा देखते हो परंतु समाज सेवा अवश्य है, यानी कि वो अपना बेशक से फ़ायदा देखते हैं लेकिन समाज की सेवा वो जरूर करते हैं। वो कौन है, समाज सेवक। वे क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी के चेले हैं। उनके जाने के बाद वे उन्हीं के ठिये पर आ बैठे हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि बिटर बिटर देखना। ये जो बिटर बिटर है इसका क्या अर्थ है, यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। यानी कि बिटर बिटर देखना ये एक तरीके से क्या है, देखने का तरीका है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर उनका वाक्य बनाएंगे। यानी कि बिटर बिटर करके देखना, ये क्या है, देखना एक क्या है, देखना एक क्रिया है, और बिटर बिटर क्या है, उसकी विशेषता है कि वो इस तरीके से देख रहा है। तो इसी प्रकार से इससे संबंधित ऐसे ही हमने 4 क्रिया विशेषणों को प्रयोग करना है वाक्य में। तो बिटर बिटर करके देखना तो क्या है, इसको कैसे बोल सकते हैं हम, इसको भी बोल सकते हैं घूर घूर कर देखना। कि बस में युवक सुंदर लड़की को देखकर क्या कर रहा था, घूर घूर कर देख रहा था। ठीक है, देखना क्या है, क्रिया, लेकिन घूर घूर तक देखना, जो घूर घूर कर है ये क्या है, क्रिया विशेषण है।
ठीक है। तो इसी तरीके से बताना है कि वो घूर घूर कर देख रहा था। फिर हम ऐसे बोल सकते हैं टकटकी लगा कर देखना। टकटकी लगा कर देखना मतलब एक टक उसको देखे जाना। दीपावली पर दियों की पंक्ति टकटकी लगा कर देखा जा सकता है। जो दिए पर हम क्या करते हैं, दियों की पंक्ति लगाते हैं, यानी कि लाइन में जब उनको रखते हैं तो उनको क्या है टकटकी लगा कर देख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि दीपावली पर दियों की पंक्ति को टकटकी लगा कर देखा जा सकता है। अब है चोरी चोरी देखना, यानी कि उसको पता भी ना चले और उसको देखे जाना, तो उसको क्या कहेंगे, चोरी चोरी देखना। पार्क में बैठी युवती को जो है मोहन, कौन, मोहन पार्क में बैठी युवती को चोरी चोरी देख रहा था, यानी कि मोहन जो था पार्क में कोई महिला बैठी हुई थी उसको चोरी चोरी देख रहा था, यानी कि उस महिला को पता भी नहीं लग रहा था कि मोहन उसको देख रहा है और वो उसको देखे जा रहा था। तो चोरी चोरी करके देखना, यानी कि उस इंसान को पता ना लगे और उसको देखना। अब है सहमी सहमी नज़रों से देखना। सहमी सहमी यानी कि डरी डरी नज़रों से देखना। शेर से बचने में सफल विनोद सबको सहमी सहमी नज़रों से देखता रहा, यानी कि डर के मारे देखता रहा, डरा डरा सा हो गया। शेर से वो क्या हो गया, बच गया, शेर से बचने में वो सफल हो गया और उसके बाद वो सभी लोगों को डर की नज़र से, यानी कि डर के वो देख रहा था। तो सहमी सहमी नज़रों से देखना, तो ये घूर घूर कर देखना, टकटकी लगा कर देखना, चोरी चोरी देखना, सहमी नज़रों से देखना, ये देखने शब्द का क्या है, देखने शब्द का क्रिया विशेषण है ये। अब नीचे दिए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, यानी कि शब्दों पर बल देने के लिए उसको इस तरीके से लिखा गया है। अगर उनको बल ना दे तो सामान्य तरीके से, यानी कि बिल्कुल अगर साधारण तरीके से उनको कैसे लिखा जाता है तो वो बताना है। मियाँ मसरूफ़ है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ मशहूर है, क्या है, मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो ये जो यहाँ पर शब्द पे क्या दिया गया, बल दिया गया, कौन किस किस पर, मियाँ मशहूर है, क्या है, मशहूर है किसके लिए, 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब इसको सामान्य शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। अब है निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, तो इस पर बल दिया गया। अब अगर सामान्य शब्दों में लिखे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। अब है दिमाग में चक्कर काट गई है बात, दिमाग में चक्कर काट गई है बात। अब इसको सामान्य शब्दों में कैसे लिखेंगे, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। फिर रोटी जनाब पकती है आँच से, और इसका सामान्य शब्दों में हम कैसे लिख पाएंगे कि जनाब रोटी किससे पकती है, आँच से पकती है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आया है या फिर जिस भी स्टूडेंट ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।